नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर गुस्सा क्यों आ गया। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के कुर्सी बचाओ बजट कहने पर वित्त मंत्री गुस्से में क्या बोल गई। साथ ही यह भी दिखाएंगे कि मोदी समर्थक माने जाने वाले पत्रकार अजीत भारती और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बजट को लेकर कैसे मोदी सरकार और वित्त मंत्री मैडम को आईना दिखा दिया। आम आदमी का दर्द बयां करता है जो मोदी समर्थक पत्रकारों ने भी उठाया है। तो क्या इसे भी राजनीति का हिस्सा बताएंगे बीजेपी के नेता। आम आदमी के किस दर्द को आखिरकार उठाया गया है सोशल मीडिया पर। आम पब्लिक से लेकर मोदी समर्थक पत्रकार भी बजट की हवा निकाल रहे हैं। पहले बात करते हैं वित्त मंत्री के गुस्से की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जब कुर्सी बचाओ बजट कहा, यह आरोप लगाया विपक्षी नेताओं ने कि आम आदमी के हक को मारकर, कई राज्यों के हक को मारकर आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास मेहरबानी की गई है। बहुत ज्यादा बजट आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया है ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को खुश करके कुर्सी बचाई जा सके। इसी तरह का आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया और बाकायदा एक पोस्टर बनाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिस पर लिख दिया कि बिहार और आंध्र प्रदेश की वित्त मंत्री, आंध्र प्रदेश बिहार की फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस ने, क्योंकि बंगाल को कुछ खास नहीं मिला बजट में। इसके बाद आदित्य ठाकरे भी एक पोस्ट करते हैं और आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र इतना बड़ा टैक्स पेयर है, उसके बावजूद कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। आंध्र प्रदेश और बिहार को कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ दे दिया गया। जब विपक्षी नेता कहते हैं कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, तो बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार सवाल करते हैं कि विपक्षी नेता इसको कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं, तो वित्त मंत्री लॉजिक की बात करने की बजाय किस तरह घमंड दिखाती है संख्या बल को लेकर। जरा सुनिए वित्त मंत्री मैडम का बयान। जिन इंडी अलायंस का मेंबर्स साथ होकर के भी 230 पार नहीं किया, और जहां बीजेपी अकेला 240 तक पहुंचे, और प्री इलेक्शन अलायंस के साथ आज सरकार तीसरी बार बनाए, प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार, स्वतंत्र भारत के चरित्र में पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ अभी हुआ है। कुर्सी बचाने के बाद करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। उनके अलायंस 230 कुल मिलाकर कितने पार्टियां थे? 25, 26 पता नहीं, मैं गिनी नहीं, बट इंडिया 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश के लिए इतना घोषणा भी कर रहे हैं जिससे भारत देश का हर राज्य सामने आए, डेवलप हुए, जब उनका टोटल को एक और बार चुनावी सीट जो जीते हैं वो 101 और बार, उसको गिनकर देख ले, 237 पार्टीज कुल मिलाकर के कुर्सी बचाने वाले बात बोलने का अर्हत अधिकार उनके पास नहीं होता है। तो यहां पर संख्या बल का घमंड दिखाती है निर्मला सीतारमण। विपक्षी दलों की संख्या का मजाक उड़ाती है कि 37 दल मिलकर लड़े और उसके बावजूद भी 230-31 सीट जीत पाए। तो 37 दलों की गिनती को लेकर मजाक उड़ाती है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री मैडम को एक आंकड़ा मैं एनडीए के दलों का दिखाता हूं कि एनडीए के आखिरकार कितने दल हैं। यह खबर देखिए, आज तक का यह आर्टिकल है। एनडीए में 41 तो इंडिया में 37 पार्टियां। देखिए गठबंधन के घटक दलों की पूरी लिस्ट, और इस खबर में बाकायदा एनडीए की भी पूरी लिस्ट दिखाई गई है कि आखिरकार कौन कौन से दल शामिल हैं। एनडीए में शामिल है ये 41 राष्ट्रीय और स्थानीय दल, और ये बाकायदा पूरी लिस्ट है उन 41 दलों की जो एनडीए में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इंडिया से 4 दल ज्यादा है, माना कि बड़े दल नहीं है, लेकिन 41 तो हैं। और दोस्तों, मुद्दा इसलिए उठाया जाता है, बीजेपी की नैतिक हार इसलिए बताई जाती है क्योंकि पीएम मोदी ने घमंड दिखाया था। संसद में आपने देखा होगा कि कैसे कैसे नारे लगाए थे, किस तरह विपक्ष का मजाक उड़ाया था कि एक अकेला सब पर भारी, और उसके बाद चुनाव में ये हालात आ गए कि 41 दलों के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। और संख्या बल को लेकर कैसा घमंड दिखाया था वित्त मंत्री मैडम को एक बयान में पीएम मोदी का दिखाता हूं, जिसमें उन्होंने संसद में जब आखिरी सत्र था, पीएम मोदी अपना आखिरी भाषण दे रहे थे पिछली सरकार में, तो उस वक्त क्या घमंड दिखाया था, जरा वो भी सुनना चाहिए कि उन बातों का आखिरकार क्या हुआ।
और इसीलिए कुर्सी बचाने की बात की जा रही है, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार और नायडू के भरोसे है। उसके बाद बजट आता है तो 2 ही राज्यों पर मेहरबानी की जाती है ज्यादा, तो फिर विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि क्या कुर्सी बचाओ बजट है। और पीएम मोदी ने क्या घमंड दिखाया था पिछली सरकार के आखिरी भाषण में, जरा सुनिए। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो ये दोस्तों देश की संसद है, कोई चुनावी रैली नहीं है। संसद में बकायदा पीएम मोदी ने घमंड दिखाया था कि 370 सीट बीजेपी को पक्का मिलेंगी, और उसके बाद बीजेपी के सांसद मंत्री ठहाके लगाते हैं। सभा में पीएम मोदी ऐसा भाषण देते हैं, और उसके बाद मोदी सरकार से अब की बार जब जनादेश आया तो ये एनडीए सरकार बन गई, जहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर पीएम मोदी मेहरबान नजर आते हैं। इसीलिए विपक्ष कहता है कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, और वित्त मंत्री मैडम को कम से कम संख्या बल का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में वित्त मंत्री मैडम को तमिलनाडु की किसी सीट से लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया क्योंकि हारने से डर गई। अगर आपका इतना शानदार काम था, आप सबसे ताकतवर मंत्री में से एक पद रखती हैं, उसके बावजूद आप अपने लिए सुरक्षित सीट नहीं खोज पाई, तो आखिरकार फिर आप संख्या बल का चुनाव को लेकर घमंड कैसे दिखा सकती हैं? पीएम मोदी की मेहरबानी है जो आप एक बार फिर मंत्री हैं। अगर आप में हिम्मत होती तो आप तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़कर दिखाती, उस चैलेंज को कबूल करती जो बीजेपी ने बात की थी। आपने खुलेआम कबूल किया कि मुझे कहा गया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो दोस्तों कम से कम वित्त मंत्री मैडम को संख्या बल को लेकर विपक्षी नेताओं का ऐसा मजाक उड़ाने का नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि आम आदमी भी कहता है कि यह बजट आम आदमी की कमर तोड़ने वाला है। मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली है, और उसको लेकर पत्रकार भी आईना दिखा रहे हैं, लेकिन मैडम को गुस्सा आ जाता है। और वित्त मंत्री मैडम के गुस्से पर सोशल मीडिया पर मिडिल क्लास कैसे कैसे मीम बना रहा है, पहले जरा वो देखिए। पब्लिक मीम बना रही है वित्त मंत्री मैडम के कि बजट बेकार बोला तो सोशल मीडिया पर जीएसटी लगा दूंगी। तो जीएसटी को लेकर इस तरह के मीम बन रहे हैं, और वित्त मंत्री मैडम के गुस्से को लेकर, और लोग कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जल्दी से बजट के फायदे बताना शुरू कर दो, वरना सोशल मीडिया पर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। एक और मीम देखिए आप वित्त मंत्री मैडम का, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिला डिबेट। तो नीतू खंडेलवाल लिखती है कि मिडिल क्लास को बस टीवी की डिबेट मिली है, उस पर हिंदू मुसलमान की डिबेट आप देखते रहिए और खुश रहिए, आपको टैक्स पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों इसके अलावा एक और मीम देखिए आप कि आम आदमी की क्या हालत हो गई है, कपड़े उतर गए हैं। मिडिल क्लास टैक्स पेयर टैक्स पे करने के बाद, जीएसटी पे करने के बाद, इनकम टैक्स पे करने के बाद, सर्विस टैक्स पे करने के बाद, टोल टैक्स पे करने के बाद, गिफ्ट टैक्स पे करने के बाद, कैपिटल गेन्स टैक्स पे करने के बाद, तो ये आम आदमी मिडिल क्लास आदमी की हालत हो गई है। और सिर्फ आम पब्लिक या विपक्षी नेता इस तरह के आरोप नहीं लगा रहे। दोस्तों मोदी समर्थक जो पत्रकार माने जाते हैं वो क्या कहते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी लिखते हैं कि बजट 2024 बहुत अच्छा है, बस निर्मला जी का करदाताओं के साथ निर्दयी व्यवहार जारी है। कुल 17,500 रुपया बचा दिया है, ये कृपा भी क्यों किया, हम राष्ट्र निर्माण में आहुति मान लेते। इसके अलावा अजीत भारती क्या लिखते हैं? 17,500 रुपए बच जाएगा हम लोगों का साल में टैक्स पर, बहुत ज्यादा हो गया निर्मला जी, 2-4 सेस लगाकर इसे भी 10,000 तक कर दीजिए। तो मोदी समर्थक पत्रकार भी वित्त मंत्री मैडम को आम करदाताओं का दर्द बता रहे हैं। अगर आम आदमी अपने लिए जल्द से जल्द गाड़ी, घर वगैरह का इंतजाम नहीं कर पाएगा, अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ेगा, तो वो टैक्स नहीं लगान की तरह लगता है। आप वित्त मंत्री मैडम के गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं जब विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है, और वहीं जो मिडिल क्लास को टैक्स रिबेट की बात की जा रही है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।